प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत सारी धातुएं हैं, उन पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, बाहर निकलते हैं। कुछ धातुएं ऐसे हैं जिनमें से पराबैंगनी किरणें या और अधिक ऊर्जा के प्रकाश पड़ते पर इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और कुछ धातुएं जैसे सीजियम आदि हैं जिन पर कि सामान्य प्रकाश के पड़ने पर भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इसी को प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। प्रकाश के प्रभाव से धातुओं से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन को, धातुओं के निकलने को प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। अब ये इसके लिए हेल्महोल्ट्ज ने इसी को करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट इस तरह का बनाया। एक निर्वात बल्ब लिया और इसमें उन्होंने 2 प्लेटें ली, जिनकी बैटरी से जोड़ा। उन्होंने एक को बैटरी के धन से जोड़ दिया, एक को ऋण से जोड़ दिया, तो ये आपका ऋणाग्र हो गया, ये धनाग्र हो गया। एक इन्होंने यहाँ पर मीटर जोड़ा, धारा मापी जोड़ दिया। इस धारा मापी से पता चलेगा कि इसमें धारा बह रही है, ये आपका धारा मापी है। जब तक इस पर प्रकाश नहीं पड़ता इसमें धारा नहीं बहती, लेकिन जैसे ही इसमें पराबैंगनी प्रकाश जस्ते के ऊपर पड़ता है, इसकी सुई घूम जाती है, अर्थात इसके अंदर धारा बहने लगती है। वास्तव में जब ये पराबैंगनी किरणें इस पर पड़ती हैं तो इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिन्हें हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रकाश के कारण निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को, इलेक्ट्रॉन तो वही है, क्योंकि उनका कारण प्रकाश है, उन इलेक्ट्रॉनों को निकलने के लिए जो ऊर्जा देता है वो प्रकाश देता है, इसलिए उन इलेक्ट्रॉनों का नाम रखा गया प्रकाश इलेक्ट्रॉन। तो जब ये पराबैंगनी प्रकाश में पड़ता है तो इसमें से ये प्रकाश इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और चूंकि ये धन सिरा है इसकी ओर आकर्षित होकर यहाँ पहुँचते हैं और एक परपथ पूरा हो जाता है और इसके अंदर धारा बहती रहती है। इलेक्ट्रॉन्स इधर को चलते हैं, और हम जानते हैं कि जो हमारी कन्वेंशनल करंट है, धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत होती, तो इस दिशा में धारा इसमें प्रवाहित होती है। धारा मापी में हमको पता चल जाता है, इसकी सुई घूम जाती है। ये जो हमारे प्रकाश इलेक्ट्रॉन हैं, इनके कारण जो धारा पैदा हुई, इस धारा का नाम प्रकाश विद्युत धारा है। धारा तो विद्युत धारा ही है, लेकिन चूंकि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के कारण बह रही है, इसीलिए इसका नाम प्रकाश विद्युत धारा। तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होने वाली धारा को प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश के कारण निकलने वाले इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इधर आकर्षित होते हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस धन सिरे होने के कारण से इधर आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश है, ये प्लेट धनावेशित है, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन इधर को आकर्षित होते हैं। अगर मान लीजिए हमने ये एक्सपेरिमेंट यहाँ देख रहे हैं, अगर इसमें हमने इसको बैटरी को उलट दिया, बैटरी को उलटने का मतलब ये हुआ कि जो बैटरी का धन सिरा है उसको ऋणार्ध से जोड़ दिया, जो बैटरी का ऋण सिरा है उसको हमने धनार्ध से जोड़ दिया। हमने इसको उल्टा कर दिया। यदि हमने इसे उल्टा कर दिया, मान लिया हमने उसको इस प्रकार से कर दिया, इसको धन कर दिया और इसको ऋण कर दिया, इसको ऋण कर दिया, और बैटरी का ये सिरा धन हो गया। इधर धन हुआ, इधर ऋण हो गया। ऋणाग्र को हमने बैटरी के धन से जोड़ दिया और धनाग्र को हमने बैटरी के ऋण से जोड़ दिया। जब इस ऋणाग्र पर पराबैंगनी किरणें पड़ेंगी, इलेक्ट्रॉन तो उत्सर्जित होंगे, लेकिन जिन इलेक्ट्रॉनों के पास बहुत अधिक ताकत होगी वो तो यहाँ तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि ये ऋण प्लेट जो है ऋणावेशित हो गई, इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगी, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे और धारा का मान बहुत ही कम हो जाएगा। और इसका हमने विभव बढ़ाया, यानी ये जो ऋण इसका ध्रुव यानी जो धन प्लेट है इसको हमने इसका ऋण आवेश और हमने बढ़ाया। जब ऋण विभव इसको और बढ़ा दिया तो जो अधिकतम ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन था वो भी नहीं पहुंच पाया। अगर अधिकतम ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुंच पाएगा तो इसके अंदर धारा 0 हो जाएगी। ये जो हमने अधिकतम विभवांतर जो हमने न्यूनतम विभवांतर लगाया
अधिकतम ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन को जो रोक दे रहा है, इसे हम संतप्त विभव या निरोधी विभव कहते हैं। संतप्त विभव या निरोधी विभव, निरोधी विभव यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो रोक दे इलेक्ट्रॉनों को, स्टॉपिंग पोटेंशियल, या इसी को संतप्त विभव। संतप्त विभव, कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल। कट ऑफ पोटेंशियल। अब ये कट ऑफ पोटेंशियल या निरोधी विभव है क्या? निरोधी विभव या कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं धनाग्र पर ऋणाग्र के सापेक्ष धनाग्र को दिया गया वो विभव, ऋणाग्र के सापेक्ष धनाग्र को दिया गया वो न्यूनतम ऋण विभव, जो अधिकतम ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन को भी धनाग्र तक पहुंचने से रोक सके, या जो प्रकाश विद्युत धारा को शून्य कर दे, उसे संतप्त विभव या निरोधी विभव कहते हैं। तो संतप्त विभव या निरोधी विभव है क्या? ऋणाग्र के सापेक्ष धनाग्र को, ध्यान रखें, ऋणाग्र के सापेक्ष धनाग्र को ऋणाग्र कहते हैं जिस पर हम प्रकाश डालते हैं। ऋणाग्र के सापेक्ष धनाग्र की न्यूनतम ऋण विभव को, न्यूनतम ऋण विभव को जो प्रकाश विद्युत धारा को शून्य कर दे, जो प्रकाश विद्युत धारा को शून्य कर दे, उसे संतप्त विभव या निरोधी विभव कहते हैं। उसे निरोधी विभव कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो अगर इसका निरोधी विभव V0 है, यदि निरोधी विभव V0, जो निरोधी विभव है, जो अधिकतम ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन को यहां से पहुंचने को रोक देता है, अगर वो विभव V0 है, और हम जानते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है E, इसलिए इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? इसलिए प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के माने गतिज, ई के बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश इंटू विभव V0, ये इलेक्ट्रॉन की, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा है। जहाँ ई के अधिकतम गतिज ऊर्जा है, ये इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, और V0 संतप्त विभव या निरोधी विभव है। संतप्त विभव या निरोधी विभव ये इस बात पर निर्भर करता है कि यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए जो ऊर्जा है वो कितनी है, अर्थात ये धातु पर निर्भर करता है कि कौन सी धातु है, प्रत्येक धातु के लिए ये अलग अलग होगा। अब यहाँ पर जो ये हलवास का एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध हो गया कि प्रकाश के पड़ने से धातुओं से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। हम लोगों ने इसके पहले ये पढ़ा है
कि जो प्रकाश होता है वो तरंगों के रूप में रहता है। यहाँ हमने देखा कि प्रकाश के पड़ने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। अब प्रकाश के पड़ने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, लेकिन जो प्रकाश के पड़ने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसमें प्रकाश की प्रत्येक आवृत्ति से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता। यदि हम प्रकाश की आपतित प्रकाश की आवृत्ति और निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा का हम ग्राफ खींचें तो उसका इस प्रकार का एक संबंध हमें प्राप्त होता है। ये अधिकतम गतिज ऊर्जा है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी ई के, और ये आवृत्ति है आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू। जब ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ इस प्रकार का आता है। ये आवृत्ति का वो भाग है जिससे कम होने पर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। न्यू जीरो रहने पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन उसके लिए जो ऊर्जा होगी वो शून्य होगी। और इसको अगर नीचे बढ़ाएं तो यहाँ आ जाती है, और ये इतना हिस्सा ऐसा है जिससे कि इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर बंधा हुआ है। ये यहाँ से यहाँ तक की जो ऊर्जा है ये इलेक्ट्रॉन को धातु के अंदर बांधे रहती है। जब इतनी आवृत्ति का प्रकाश पड़ेगा तो भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, इतनी आवृत्ति का पड़ेगा तो भी नहीं निकलेगा। लेकिन जब भी न्यू जीरो आवृत्ति का प्रकाश पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन तो मुक्त हो जाएगा लेकिन उसकी गतिज ऊर्जा जीरो रहेगी। यहाँ पर ये जो न्यूनतम आवृत्ति है जो किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर सकती है उसे हम उस धातु की देहली आवृत्ति कहते हैं। इसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या देहली आवृत्ति कहते हैं। तो देहली आवृत्ति किसी भी धातु के लिए देहली आवृत्ति क्या है? तो देहली आवृत्ति कहते हैं आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर सके। वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर सके। तो देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? तो ये वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर सके। वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर सके उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति, इसके इक्विवेलेंट जो तरंग दैर्ध्य होगी उसे हम देहली तरंग दैर्ध्य भी कहते हैं। लेकिन देहली तरंग दैर्ध्य न्यूनतम नहीं होगी, अधिकतम होगी, क्योंकि आवृत्ति का इन्वर्स होता है तरंग दैर्ध्य। इसलिए वह न्यूनतम आवृत्ति की जगह अगर तरंग दैर्ध्य के लिए हम प्रयोग करते हैं तो वो हो अधिकतम तरंग दैर्ध्य। वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो धातु से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर सके। तो चाहे देहली तरंग दैर्ध्य पूछे या देहली आवृत्ति पूछे, देहली आवृत्ति के लिए वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर सके। देहली तरंग दैर्ध्य के लिए या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो धातु से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर सके। मुक्त कर सकने का मतलब है केवल मुक्त कर सके।
तो न्यूनतम आवृत्ति उसको केवल मुक्त कर पाएगी, गतिज ऊर्जा नहीं दे पाएगी। यह न्यूनतम आवृत्ति न्यू जीरो। तो वह न्यूनतम आवृत्ति को न्यू जीरो से प्रदर्शित करते हैं और इसलिए लैम्डा जीरो को हम कहते हैं देहली तरंग दैर्ध्य। देहली तरंग दैर्ध्य। तो अगर तरंग दैर्ध्य देहली तरंग दैर्ध्य वो अधिकतम तरंग दैर्ध्य है जो किसी भी धातु पर पड़े अगर वो प्रकाश तो केवल इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर सकेगा। देहली आवृत्ति वो न्यूनतम आवृत्ति है जो इलेक्ट्रॉन को उस धातु से मुक्त कर सकती है, उसको गतिज ऊर्जा नहीं दे पाएगी, गतिज ऊर्जा जीरो रहेगी। तो न्यू जीरो या लैम्डा जीरो, इसे हम देहली तरंग दैर्ध्य या देहली आवृत्ति कहते हैं। हम लोगों ने देखा है कि जो गतिज ऊर्जा है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की वो आवृत्ति पर निर्भर करती है, लेकिन ये न्यूनतम आवृत्ति है न्यू जीरो। इससे कम आवृत्ति का प्रकाश इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए इतनी ऊर्जा की ज़रूरत है, इतनी ऊर्जा अगर इलेक्ट्रॉन को मिले तो उस धातु से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा। इसे हम उस धातु का कार्यफलन कहते हैं, धातु का कार्यफलन। तो कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके, मुक्त कर सके। गतिज ऊर्जा दे नहीं, गतिज ऊर्जा के लिए तो और ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। उस इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर सके, उस इलेक्ट्रॉन को उस धातु से अलग कर सके, मुक्त कर सके, निकाल सके, उस न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन को हम W से प्रकट करते हैं। सभी धातुओं का कार्यफलन अलग अलग रहता है। जिनका कार्यफलन ज़्यादा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। जैसा कॉपर है, जिंक है, तो सामान्य प्रकाश की इतनी ऊर्जा नहीं होती कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सके। लेकिन बहुत सारी धातु हैं जिनके कार्यफलन बहुत ही कम होते हैं, उन पर सामान्य प्रकाश पड़ता है तो भी उसमें से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन होता है वो उसके कार्यफलन पर निर्भर करता है। कार्यफलन कम होगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और कार्यफलन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन बहुत मजबूती से बंधा होगा और ज़्यादा ऊर्जा देने पर ही निकल पाएगा। अब ये तो हो गया कि किसी भी धातु का कार्यफलन क्या है। जो लेनर्ड थे, हेल्वास थे, मिल्कांस थे और सब लोगों ने बड़ा अध्ययन किया और अध्ययन करके देखा कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन पर किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें प्रभावित करती हैं। विभवांतर है, प्रकाश की आवृत्ति है, या अन्य कई चीज़ें हैं। इसके आधार पर जो लेनर्ड और मिल्कान ने प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम दिए। जो लेनार्ड थे और मिल्कान थे उन्होंने ये 4 नियम दिए कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के ये 4 नियम हैं। अब ये प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के 4 नियम क्या है? पहला तो ये कि जो धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी दर का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 1 सेकंड में निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा होगी, प्रकाश की तीव्रता जितनी अधिक होगी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उतने ही अधिक निकलेंगे, यानी धारा का मान उतना ही ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक आवेश ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रवाहित होंगे तो धारा भी ज़्यादा प्रवाहित होगी। तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर यानी प्रकाश विद्युत धारा का मान प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। प्रकाश ज़्यादा हो, वो चाहे उसकी आवृत्ति कम ही हो, लेकिन अधिक प्रकाश की मात्रा होगी तो धारा का मान भी ज़्यादा होगा। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है, किसी भी धातु से जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलता है और मुक्त होने के बाद जो उसको गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है, वो गतिज ऊर्जा प्रकाश की मात्रा पर नहीं, प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है।
प्रकाश की आवृत्ति अधिक होगी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी। उदाहरण के तौर पर लाल रंग से जो प्रकाश निकलेगा, क्योंकि लाल रंग की आवृत्ति कम है और इससे निकलने वाले प्रकाश की ऊर्जा कम, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होगी, जबकि बैंगनी रंग से निकलने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा अधिक होगी। तीसरा है, एक न्यूनतम आवृत्ति ऐसी है जिसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं। एक न्यूनतम आवृत्ति जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं, इससे कम आवृत्ति के प्रकाश के द्वारा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो सकता। हम यहाँ देख रहे हैं कि न्यूनतम आवृत्ति न्यू है जो इलेक्ट्रॉन को केवल मुक्त कर सकती है। इससे कम आवृत्ति का अगर प्रकाश पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अंदर ही है, यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाएगा। न्यू जीरो है जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुँचाता है, और इससे कम आवृत्ति हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, और कम आवृत्ति होगी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, यहाँ कम आवृत्ति होगी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, और आवृत्ति यहाँ होगी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा। तो इससे कम आवृत्ति का प्रकाश अगर पड़ा तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो सकता। यानी इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश आवश्यक है। और चौथा है कि धातु पर जैसे ही प्रकाश पड़ता है, प्रकाश के पड़ने और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच समय पश्चता नहीं रहती, आगे पीछे नहीं रहता कि प्रकाश पड़ा, प्रकाश पड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को लिया और तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ऐसा नहीं है, प्रकाश का पड़ना और इलेक्ट्रॉन का निकलना एक साथ होता है। अब ये जो हमारा तरंग सिद्धांत है, तरंग सिद्धांत ही हम लोगों ने पढ़ा अभी तक प्रकाश का, और तरंग सिद्धांत में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में चलता है। मैक्सवेल के हिसाब से ये इसमें विद्युत और चुंबकीय वेक्टर्स होते हैं, क्षेत्र होते हैं जो आपस में एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं, और इस तरह से ये तरंगें चलती हैं। और इसी तरंग सिद्धांत की पुष्टि के लिए हम लोगों ने अध्यारोपण यानी व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये सारी चीज़ें पढ़ी है और ये सिद्ध किया कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। यदि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है तो ये जो प्रकाश उत्सर्जन के नियम हैं ये उसको पालन नहीं करते। उदाहरण के तौर पर अगर प्रकाश तरंग के रूप में चलता है तो प्रकाश की तीव्रता, उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन ज़्यादा होगा अगर प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा होगी। यानी प्रकाश अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, कोई आवश्यक नहीं है। प्रकाश तरंग के रूप में चल रहा है, प्रकाश आएगा और वो प्रकाश धीरे धीरे पड़ता रहेगा और इलेक्ट्रॉन को बराबर निकालता रहेगा। तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो प्रकाश की तीव्रता पर नहीं, वो प्रकाश की तीव्रता कम भी हो उस पर निर्भर नहीं करेगी, बल्कि निर्भर करेगी कि वो प्रकाश कितनी देर तक पड़ा। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन के निकलने की गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर नहीं निर्भर करना चाहिए अगर तरंग के रूप में है, क्योंकि प्रकाश की तरंग अगर पड़ेगी तो अगर आवृत्ति उसकी कम भी है तो उसकी प्रकाश की ऊर्जा कम होगी, लेकिन धीरे 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 इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देगी और अधिक ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो आवृत्ति पर ही निर्भर करेगा, चाहे थोड़ी देर पड़े प्रकाश, चाहे अधिक देर पड़े, लेकिन आवृत्ति अधिक होगी तभी इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। ये भी तरंग सिद्धांत का वायलेट करता है, उसको नहीं मानता। एक न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति से इलेक्ट्रॉन निकल नहीं सकता। अगर प्रकाश तरंग के रूप में है तो प्रकाश को आप डालिए, देर तक डालते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन धीरे 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 ऊर्जा को ले लेगा, और जब उसको निकलने भर की ऊर्जा मिल जाएगी, कार्यफलन के बराबर ऊर्जा मिल जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो न्यूनतम आवृत्ति है, उससे कम का आवृत्ति का प्रकाश होगा तो चाहे वो कितना भी आप डालें लेकिन इलेक्ट्रॉन निकल नहीं सकता। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए न्यूनतम आवृत्ति आवश्यक है। तो तरंग सिद्धांत को ये भी नहीं मानता। तरंग सिद्धांत के हिसाब से तो तरंग पड़ती रहेगी, थोड़ी देर बाद इतनी ऊर्जा इकट्ठी हो जाएगी कि वो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाए। प्रकाश के पड़ने और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच समय पश्चता नहीं होती। जब तरंग आकर पड़ेगी, धातु के पृष्ठ पर तरंग पड़ी, ये पृष्ठ है, तो प्रकाश अब उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन हैं, जहाँ जहाँ प्रकाश पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को लेंगे,
और उसके बाद तब वो बाहर निकलेंगे। यानी उस प्रकाश के पड़ने के क्षेत्र के सारे इलेक्ट्रॉन्स ऊर्जा का पहले अवशोषण करेंगे, उसके बाद तब निकलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, समय नहीं लगता। प्रकाश का पड़ना, इलेक्ट्रॉन का निकलना एक साथ होता है। तो तरंग के में तो ये बात नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है कि प्रकाश का तरंग के रूप में चलना इन नियमों को सिद्ध नहीं कर पाता। तो ये वैज्ञानिकों के लिए एक समस्या थी। उस समय मैक्स प्लैंक ने जो क्वांटम सिद्धांत दिया, और उस क्वांटम सिद्धांत को आधार मान करके आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के समीकरण निकाल दिए, जो इनकी सबकी व्याख्या करते हैं। तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का नियम, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का नियम, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का समीकरण। अब यहां पर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के समीकरण में प्रकाश इसको करने के लिए जो प्लैंक का सिद्धांत था, क्वांटम सिद्धांत का सहारा लिया। क्वांटम सिद्धांत का सहारा क्या लिया? क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो ऊर्जा होती है वो लगातार नहीं होती। जो ऊर्जा होती है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, बल्कि वो रुक यानी सैक्स के रूप में, क्वांटा के रूप में, वो ऊर्जा के बंडलों के रूप में होती है। किसी भी स्रोत से जो ऊर्जा निकलती है वो लगातार नहीं निकलती। जैसे अंदर से अब लगातार पानी गिर रहा हो तो हमको लगता है कि लगातार पानी गिर रहा है, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो उसमें से H2O के कण बाहर निकलते रहते हैं। वो क्वांटा मॉलिक्यूल्स अलग अलग निकलते हुए दिखाई पड़ेंगे। उसी तरह से जो ऊर्जा है हमको दिखती है, लगातार ऊर्जा आ रही है, लेकिन लगातार नहीं आती। वो ऊर्जा के क्वांटा, ऊर्जा के बंडल्स, जो ऊर्जा है उसके सैक्स, जिसे हम क्वांटा कहते हैं, वो ऊर्जा के बंडल निकलते रहते हैं। प्रकाश ऊर्जा के इन बंडलों को फोटान, यानी प्रकाश के जो क्वांटा है उसको फोटान कहते हैं। तो इसी को आइंस्टीन ने सहारा लिया और उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश की तरंगें आ रही हैं, उन प्रकाश के तरंगों में लगातार नहीं है, बल्कि वो प्रकाश के कण आ रहे हैं, फोटान्स आ रहे हैं। तो प्रकाश का जो फोटान है उसका स्वरूप तो कण की तरह से है। तो आइंस्टीन के हिसाब से क्वांटम सिद्धांत में जो क्वांटा है तो उसे हम फोटान कहते हैं, और फोटान की ऊर्जा, ये बराबर होती है h न्यू, यानी पड़ने वाले प्रकाश की आवृत्ति, और h ये स्थिरांक है, प्लैंक का स्थिरांक, E बराबर h न्यू, ये फोटान की ऊर्जा है। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार फोटान की ऊर्जा, फोटान माने प्रकाश का कण, प्रकाश ऊर्जा का कण, यानी प्रकाश ऊर्जा का क्वांटा। तो ये जो प्रकाश ऊर्जा का कण है फोटान, इसकी ऊर्जा बराबर होती है h न्यू। ध्यान रखेंगे ये जो फोटान है कण ये, लेकिन ये जब तक चलता है तब तक तो इसका द्रव्यमान है
लेकिन विराम द्रव्यमान 0 रहता है। अगर ये रुक जाए तो इसका द्रव्यमान 0 हो जाता है। जब ये किसी मटेरियल पर, किसी भी पदार्थ पर पड़ता है तो उसमें अवशोषित हो जाता है और फोटॉन समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये ऊर्जा है। तो ये तो हो गया हमारा ये फोटॉन। चूंकि फोटॉन अब ये उदासीन है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है, इसलिए किसी भी विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र में ये सीधा चला जाता है। इसके ऊपर विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्रों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब इसी चीज़ को मान करके तो जो आ रहा है प्रकाश, उसमें क्या आ रहा है, क्वांटा आ रहे हैं। तो ये हमारी धातु है, आइंस्टीन के हिसाब से ये धातु है। धातु के ऊपर ये फोटॉन्स आ रहे हैं, ये फोटॉन आ रहा है। मान लीजिए एक फोटॉन आ रहा है, ये है फोटॉन। ये आपतित फोटॉन है, फोटॉन आकर टकराया। जब फोटॉन इस पर टकराता है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ऊर्जा को दे देता है। फोटॉन के साथ जो ऊर्जा आ रही है वो हमको दिखाई दे रहा है कि फोटॉन की जो ऊर्जा है वो है एच न्यू। फोटॉन की जो ऊर्जा है वो है एच न्यू। तो एच न्यू ऊर्जा को लेकर फोटॉन आके यहाँ टकराता है। इस धातु में ये फोटॉन समाप्त होकर के और चूंकि ये कण है तो किसी एक ही कण से टकराएगा। अब अगर ये तरंग के रूप में रहता तो चारों तरफ ये ऊर्जा को फैलाता, लेकिन जब ये कण है तो कण से टकराएगा तो एक ही कण से टकराएगा। टकराया, अपनी ऊर्जा को दिया, इसकी ऊर्जा का इतना भाग इसको मुक्त करने में खर्चा हो गया। मुक्त करने में, अब मुक्त होने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसको कहते हैं कार्यफलन। तो इसकी जो ऊर्जा एच न्यू है, इसका इतना भाग तो इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने में खर्चा हुई, और अगर इसमें कुछ और बचा तो वो इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा देने में खर्च हो गया। तो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा देती है और उसको मुक्त करती है। फोटॉन की ऊर्जा इन दो कामों में खर्च होती है। तो फोटॉन ऊर्जा बराबर कार्यफलन, यानी इलेक्ट्रॉन को मुक्त होने में खर्च होने वाली ऊर्जा और प्लस गतिज ऊर्जा। प्लस गतिज ऊर्जा, यानी एच न्यू बराबर डब्ल्यू प्लस ई के। यह है हमारा समीकरण नंबर 1। अब हमें जानते हैं कि धातु के ऊपर जब न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश पड़ता है, देहली आवृत्ति का प्रकाश पड़ता है, तो देहली आवृत्ति वो आवृत्ति है जो केवल इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर पाती है, गतिज ऊर्जा 0 देती है। तो यदि फोटॉन जो गिर रहा है उसकी आवृत्ति अगर कम हो, यदि न्यू बराबर न्यू 0, अगर न्यू का मान न्यू 0 हो जाए तो इसकी कार्यफलन यानी मुक्तकारी कार्यफलन में काम में आएगी ऊर्जा और गतिज ऊर्जा 0 रहेगी। तो ई के बराबर 0, तो ई के बराबर 0। यदि न्यू बराबर न्यू 0 तो ई के 0 हो जाएगी। जो भी ऊर्जा है वो कार्यफलन में खर्च होगी और इसलिए एच न्यू 0 ये बराबर हो जाएगा डब्ल्यू, और ई के का मान तो 0 ही हो गया। एच न्यू बराबर डब्ल्यू समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 से इस मान को समीकरण 1 में रखा तो ई के बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू 0। यदि अधिकतम चाल V मैक्सिमम हो तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर इक्वल टू एच
न्यू माइनस न्यू जीरो। यही है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण प्लैंक के सिस्टम को, क्वांटम सिद्धांत को, जो आइंस्टीन थे उन्होंने क्वांटम सिद्धांत जो प्लैंक का था उसका आधार लिया और उसके हिसाब से जो ऊर्जा है वो कणों के रूप में रहती है। प्रकाश ऊर्जा के कणों को फोटॉन कहते हैं। तो फोटॉन की जो ऊर्जा होती है वो आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। एच एक स्थिरांक है, प्लैंक स्थिरांक कहते हैं। जहाँ पर एच एक स्थिरांक है जिसे हम प्लैंक का स्थिरांक कहते हैं। प्लैंक स्थिरांक, इसे प्लैंक स्थिरांक कहते हैं। और न्यू ये आवृत्ति है, ये आवृत्ति है। किस आवृत्ति का प्रकाश हमने प्रयोग किया। अब ये जब एक कण के रूप में है तो कण आएगा, उसकी ऊर्जा इतनी, ऊर्जा का कण आकर के और धरातल से टकराएगा तो वो किसी एक ही इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा देगा, कई इलेक्ट्रॉनों से संपर्क नहीं करेगा, क्योंकि अकेला कण है। वो इलेक्ट्रॉन से टकराया और ये इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देगा। कुछ ऊर्जा W ऊर्जा के बराबर ऊर्जा ये ले लेगा पहले मुक्त होने के लिए, और बाकी जो ऊर्जा बचेगी वो गतिज ऊर्जा के काम में आएगी। इसलिए फोटॉन की जो ऊर्जा है वो कार्यफलन और गतिज ऊर्जा दो कामों में खर्च होगी। कार्यफलन और गतिज ऊर्जा दोनों कामों में खर्च होगी। यदि सबसे न्यूनतम आवृत्ति की आवृत्ति डाली जाए न्यू जीरो तो गतिज ऊर्जा जीरो रहेगी, केवल मुक्त होगा इलेक्ट्रॉन, यानी कार्यफलन के बराबर ही ऊर्जा हो पाएगी। तो न्यू की जगह न्यू जीरो रख दें तो एच न्यू जीरो बराबर हो जाएगा W प्लस जीरो। W का मान बराबर हुआ एच न्यू जीरो, समीकरण 1 में हमने W का मान रख दिया तो ये आ गया आपका E के बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। अगर इस गतिज ऊर्जा को, जो हमारा इलेक्ट्रॉन निकल रहा प्रकाश इलेक्ट्रॉन, उसकी अधिकतम वेलोसिटी v मैक्सिमम हो तो हाफ एम बी स्क्वायर उसका अधिकतम गतिज ऊर्जा हो जाएगी। हमने इसकी जगह रख दिया, ये बराबर हो गया एच न्यू माइनस न्यू जीरो। तो ये है हमारा प्रकाश इलेक्ट्रॉन है जो निकल रहा है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन। अब ये जो आइंस्टीन का ये नियम है प्रकाश विद्युत समीकरण, इसकी व्याख्या कर देता है। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन की दर प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रकाश की तीव्रता का मतलब प्रकाश के फोटॉनों की संख्या। अब जितनी ही ज़्यादा तीव्रता होगी अर्थात फोटॉनों की संख्या होगी, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अर्थात उनके उत्सर्जन की दर उतनी ही अधिक होगी। तो पहली व्याख्या तो इसी से हो जाती है कि जितने ज़्यादा फोटॉन्स होंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। हम जानते हैं कि जो फोटॉन है उसकी ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है, और जितनी अधिक आवृत्ति होगी फोटॉन की उतनी ही अधिक गतिज ऊर्जा भी होगी, यानी गतिज ऊर्जा निर्भर करती है आवृत्ति पर। तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। यह भी इस नियम से सिद्ध हो जाता है। कण जब टकराता है तो कण के एक दूसरे कण से टकराते ही ऊर्जा स्थानांतरित हो जाती है, उसमें समय नहीं लगता। अगर तरंग आए संपर्क में तो धीरे धीरे ऊर्जा को ट्रांसफर करती है, लेकिन कण टकराते ही ऊर्जा का ट्रांसफर करता है। चूँकि फोटॉन को हमने कण स्वरूप मान लिया, इलेक्ट्रॉन कण होता ही, इसलिए इनके दोनों के टकराते ही ऊर्जा का ट्रांसफर हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसलिए प्रकाश के पड़ने एवं इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच समय पश्चता नहीं होती। तो ये तो हो गया कि इलेक्ट्रॉनों के, यानी ये हमारे आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण हुआ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते रहते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस इसमें जो हैं वो इसी समीकरण पर आधारित हैं, और इसको का डेरिवेशन इसको इतना करना भी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब आइए और भी हम आगे देखते हैं। हम
लोगों ने अभी जो इसके पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ा है उसी में हम लोगों को थोड़ा द्रव्य तरंगों के बारे में पढ़ना है। हम लोगों ने ये देखा है कि जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत है उसके लिए हमारे पास बहुत सारे प्रमाण हैं। तरंगों का अध्यारोपण, जिसमें कि व्यतिकरण आता है, विवर्तन आता है, और अनुप्रस्थ तरंग का स्वरूप करने के लिए ध्रुवण भी आता है। तो इस तरह से तरंग के रूप में प्रकाश चलता है, उसका तो प्रमाण हमारे पास है। लेकिन अभी हम लोगों ने प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ा है, जहाँ पर ये पढ़ा कि जो प्रकाश है वो कण के रूप में है, उसका फोटॉन्स होते हैं जो जिनका स्वरूप कण का स्वरूप है। तो प्रश्न ये आता है कि आखिर ये जो प्रकाश है या ऊर्जा है वो किस रूप में है, कणों के रूप में है या तरंग के रूप में है। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि वास्तव में ये जो ऊर्जा है जैसे कण के रूप में रहती है, वैसे पदार्थ भी तरंग के रूप में रहता है। अर्थात ये इसकी द्वैतीय प्रकृति होती है। द्वैतीय प्रकृति यानी जो हमारी प्रकाश है, जो फोटॉन्स हैं, इनकी द्वैत प्रकृति है। द्वैत जिसको कहते हैं ड्यूअल नेचर। द्वैतीय प्रकृति का मतलब यह हुआ कि दोनों रूप में है। जो प्रकाश है वो कण के रूप में भी है और तरंग के रूप में भी है, क्योंकि दोनों के प्रमाण हमारे पास हैं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, कॉम्पटन प्रभाव है, ऐसे बहुत सारे, रमन प्रभाव है, बहुत सारे हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं जो प्रकाश के कण की प्रकृति का प्रमाण देते हैं, और बहुत सारे हमारे पास ऐसे हैं जो उसकी तरंग प्रकृति का प्रमाण देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रकाश है उसकी केवल एक प्रकृति नहीं है, केवल तरंग प्रकृति नहीं है, बल्कि वो कण प्रकृति भी है। उसे हम कहते हैं द्वैतीय प्रकृति, द्वैतीय प्रकृति या द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर। अर्थात दोनों उसका स्वभाव है, वो कण के रूप में भी रहता है और तरंग के रूप में भी व्यवहार करता है। और इस प्रकार से जो लुईस डी ब्रॉगली थे, उन्होंने कहा कि केवल फोटॉन ही नहीं, केवल प्रकाश ही नहीं, जो मैटर पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, उनकी भी द्वैत प्रकृति होती है। इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, ये सब जो कण हैं, ये भी जब गतिमान होते हैं, जब चलते रहते हैं, तो उनसे एक तरंग संबद्ध होती है। यानी गतिमान पार्टिकल्स के से भी संबद्ध तरंग होती है, जिसे हम द्रव्य तरंग या मैटर वेव कहते हैं। तो केवल ऊर्जा से ऊर्जा ही तरंग के रूप में नहीं होती, बल्कि कण भी तरंग की तरह व्यवहार करता है। गतिमान पार्टिकल, गतिमान कणों से संबद्ध एक तरंग होती है, जिसे हम मैटर वेव्स कहते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि फोटॉन के लिए हम जानते हैं उसकी ऊर्जा बराबर h न्यू होती है। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण हम देखें आइंस्टीन का, तो ये ऊर्जा बराबर होती है mc²। दोनों ऊर्जाएं हैं, इनको हमने दोनों को बराबर किया, तो फोटॉन का द्रव्यमान ये μc², c नीचे आ जाएगा। संवेग हो जाएगा, c से गुणा कर दें तो ये आ जाएगा h/c, और μc इक्वल टू होता है 1/λ, इसलिए ये हो गया h/λ। ये है संवेग। किस चीज़ का संवेग है? ये फोटॉन का संवेग है, ये फोटॉन का संवेग है। इसका मतलब यह है कि फोटॉन कण के रूप में है, तभी उसका संवेग है। इसी तरह से हम कणों से संबंध तरंग को भी निकाल सकते हैं, जिसको कि हम मैटर वेव या द्रव्य तरंग कहते हैं। तो चूंकि गतिमान द्रव्य कणों से संबद्ध
तरंग होती है। इसे द्रव्य तरंग कहते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इन सभी से संबंधित, अल्फा है, इस सब से संबंधित तरंग होगी। हम इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग को निकालते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन से संबंध तरंग। हम जानते हैं कि जो संवेग होगा संवेग p जो बराबर होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुणे इलेक्ट्रॉन का वेग। अब इससे संबंध अगर तरंग होगी तो बराबर हो जाएगा h अपान लैम्डा, जहां लैम्डा द्रव्य तरंग दैर्ध्य है। इस कण की तरंग दैर्ध्य है, इलेक्ट्रॉन की तरंग का तरंग लंबाई है, और इसलिए लैम्डा बराबर h अपान mb। यदि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ mv², इसलिए v बराबर 2k अपान m। इसलिए लैम्डा इक्वल टू h अपान अंडर रूट m v का मान रख दिया 2k अपान m। ये बराबर हो गया h अपान 2 m के। ये हो गया यदि उसकी गतिज ऊर्जा का हमको पता हो। अगर सपोज कर लीजिए जो इलेक्ट्रॉन है वो v विभवांतर पर त्वरित हो रहा है, यदि v विभवांतर पर इलेक्ट्रॉन त्वरित हो विभवांतर पर इलेक्ट्रॉन त्वरित हो तो उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर ev, जहाँ पर ही इलेक्ट्रॉन का आवेश है और v भी विभवांतर है। अब ये k की वैल्यू अगर हम इसमें रख देते हैं तो जो हमारी द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य आ जाएगी लैम्डा इसको 2h अपान अंडर रूट 2 mev। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अगर इसे हम रख दें प्लैंक स्थिरांक 6.63 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकंड, m 9.1 10⁻31 किलोग्राम, E 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इसको रखकर अगर हल कर देंगे तो इसकी वैल्यू आती है 12.27 अंगस्ट्राम। अंडर रूट भी रहेगा, v का मान बदलता रहेगा तो लैम्डा की तरंग दैर्ध्य का मान भी बदलता रहेगा। बस इतना ही।